आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बीए तृतीय सेमेस्टर यानी कि बात करें तो 2022-23 का जो सिलेबस है दोस्तों भूगोल का, वो आपके यानी कि पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। ये आपका जो चैप्टर है दोस्तों वो आपका रहेगा हरित ग्रह प्रभाव यानी मरुस्थलीकरण। दो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा और जो आपका ये पेपर रहेगा वो पर्यावरण अध्ययन से रहेगा दोस्तों। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको ये सारी जानकारी दिया जाएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए दोस्तों साथ साथ। और ये जो सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस के अनुसार आप लोग अपना तैयार करिए पेपर को। और पेपर में कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई भी आपको पेपर से संबंधित कोई भी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सकते हैं। और आपको कोई भी दिक्कत तो हमारा नंबर भी ये यूट्यूब के चैनल में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग प्राप्त करके आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से सारी मैं आपको पूरी फैसिलिटी दे रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करें। और कोई भी आपको दिक्कत प्रॉब्लम कुछ भी आ रही है तो आप लोग अच्छे तरीके से मेरे से संपर्क करके आप अपने को मोटिवेट करते रहिए दोस्तों। तो मैं यही आपसे आप लोगों से कहूँगा कि जितने आप लोग हमसे अध्ययन ले सकते हैं लीजिए, बिल्कुल लीजिए। मैं आपको सिक्योर करूँगा दोस्तों। और आपको बीए के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, चाहे बीए फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, कोई भी छात्र छात्राएँ हैं, तो जो भी आपको जिस सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए, जिस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, वो मैं आपको ज़रूर दूंगा दोस्तों। और बात करते हैं तो आपके जो सिलेबस है, सिलेबस को भी आपको दूंगा। सिलेबस किस तरीके से आते हैं सारी चीज़ें मैं आपको प्रोग्राम्स का दूंगा। फिर उसके बाद में फिर आपका मिडिल ऑर्डर दूंगा। सारी चीज़ें जितने भी होते हैं हॉर्न्स का, प्रोग्राम्स का, सारी चीज़ें मैं आपको पेपर से संबंधित जुड़े टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको देता रहूँगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और आपका जो मज़ेदार क्लास चलेगा दोस्तों, ये आप लोग अच्छे तरीके से समझने वाली बात रहेगी कि आप लोग के माइंडसेट में कितना कैप्चर होता है। तो ये चीज़ें आपको माइंडसेट करता रहता है। अब बात करते हैं आपके जो ये पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन आपको अपडेट करा रहे हैं दोस्तों। तो ये आपका चैप्टर है से संबंधित होगा। तो बीए तृतीय सेमेस्टर के जो द्वितीय आपका प्रश्न पत्र बनता है, तो आपका इसी डिवाइड किया जाता है कि किस तरीके से आपका पेपर कैसे आप लोग करते हैं। तो सारे आपको इंक्लूड कर दिया गया है इसी बीच में कि किस तरीके से। लेकिन जो पढ़ाई है वो आपका एक सिलेबस के अनुसार है, आप लोग एक रूट के अनुसार है कि आप लोग कितना तय कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को किस तरीके से अपने आप को जगह मजबूत करते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको आपके चाहे क्वेश्चन की ओर, टॉपिक की ओर। आपका टॉपिक जो रहेगा टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, साथ साथ दबा के करिए, जिससे हमारे आप तक वीडियो पहुंचती रहे। तो दोस्तों आपका प्रश्न है हरित ग्रह प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अब हरित ग्रह प्रभाव है क्या, ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव में ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ग्रीन हाउस का आशय आप समझ लीजिए, यानी कि ग्रीन हाउस का आशय होता है हरित घर, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ग्रीन हाउस मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा पौधा घर होता है जो ऐसे कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से निर्मित होता है। यानी कि यह ऐसा घर होता है जो कांच के पारदर्शी प्लास्टिक में वो निहित होता है, जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन इस पौधा का घर का परावर्तन रोधी दीवारों के कारण सूर्य की किरणें वापस लौट नहीं पाती। तो इसी को कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव। अब परिणाम स्वरूप पौधा घर या हरित घर का तापमान बाह्य अवतरण के तापमान से अधिक हो जाता है। ठंडे प्रदेशों में स्थित हरित घरों में अधिक तापमान पर उगाई जाने वाली फसलों व सब्जियों को सफलतापूर्वक उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में कुछ ऐसी स्थिति हमारी पृथ्वी की हो रही हैं, इसी कारण पृथ्वी की गर्म होती जा रही हैं। प्रवृत्ति को ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव सिद्धांत से परिभाषित किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे परिभाषित किया गया। इसका मतलब यहाँ तक का मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउस प्रभाव का। और जिस तरीके से ग्रीन हाउस प्रभाव से हमारी फसलें को उगाई जा रही है, किस तरीके से हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव से हमारे पृथ्वी का गर्माहट यानी कि गर्मी उत्पन्न हो रही है। यहाँ पे आपको बताया कि सिद्धांत से क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं आपका
हरित ग्रह प्रभाव से संबंधित सारे टॉपिक की। इसमें आपका बता रहे हैं कि वर्तमान में बढ़ते वायु प्रदूषण से वायुमंडल में ऊष्मा अवरोधी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा मीथेन आदि की मात्रा में तेजी से वृद्धि जा रही है, जिससे पृथ्वी एक हरित घर यानी ग्रीन हाउस के रूप में कार्य करने लगी है। उक्त गैसों में जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख है, पृथ्वी पर आने वाले सूर्य विकिरण के लिए पारदर्शी होता है, लेकिन भू सतह से परावर्तित होने वाले सूर्य किरण की कुछ मात्रा को अपने अंदर सोख लेती है, जिससे वायुमंडल की निचली परत से समान ताप का परावर्तन अंतरिक्ष में नहीं हो पाता है। इस प्रकार धरातलीय वायुमंडल के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे वायुमंडल की निचली परत से समान ताप का परावर्तन अंतरिक्ष में नहीं हो पाता। इस प्रकार धरातलीय वायुमंडल के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस प्रकार को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में आपको हम बता दें कि धरातलीय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने से वायुमंडलीय ताप में वृद्धि ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। यानी कि सरल भाषा में हमको बता दें कि धरातलीय वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती गई है, वही वायुमंडल वृद्धि से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव के हमारे कारण क्या है पृथ्वी पर, ये आपको जान लेना ही बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैंने आपको यहाँ पे आपको इसके लाभ के बारे में बताया कि क्या क्या चीज़ें करते हैं तो आपके लाभ सबसे ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाले कारणों में 3 कारण उल्लेखनीय है। नंबर 1 कौन कौन से हैं, आइए दोस्तों आपको बताते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। साथ साथ बहुत ही मज़ेदार क्लास रहेगी ये आपकी ज्योग्राफी की। दोस्तों ज्योग्राफी में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। इसमें मैंने आपको ग्रीन हाउस प्रभाव बताया और सारी चीज़ें जितने भी आपके टॉपिक लेके आऊँगा दोस्तों, वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे रहेंगे। यानी कि जितने भी महाशय हैं उनके बारे में बताऊँगा। अब बात करते हैं आपके नंबर 1। वर्तमान समय में उद्योगों एवं घरों में प्रतिवर्ष लगभग 50 अरब मीटर टन जीवाश्म ईंधन यानी कि जिसमें पेट्रोलियम व कोयला प्रमुख है जलाए जा रहे हैं, जिसमें वायुमंडल में प्रतिवर्ष 2000 मीटर टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी जाती है। तो इस तरीके से हमारी पहली चीज़ है, ये हमारे कारण सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि बात करें कि 50 अरब मीटर टन जीवाश्म जो ईंधन थे, यानी कि बात करें तो पेट्रोलियम और कोयला वो जलाए जा रहे हैं, जिसमें वायुमंडल में 2000 मीटर टन की कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे कारण हैं। इस उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 50% भाग वनस्पति एवं सागरीय भागों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। उक्त प्रक्रिया से प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में क्रमशः वृद्धि होती जा रही है। सन 1900 ईस्वी से सन 2000 ईस्वी के 100 वर्षों में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रतिशत में लगभग 31% की वृद्धि होने का अनुमान है। सन 1900 ईस्वी में वायुमंडल के प्रति 10 लाख भागों में 290 भाग कार्बन डाइऑक्साइड के थे, जो सन 2000 में बढ़कर 380 तक पहुंच जाने की आशा है। तो ये आपका सारे ये आपके विनाश के कारण होते हैं दोस्तों। अब दूसरा आपका प्रभाव कहाँ पड़ता है, वन विनाश तथा ग्रीन हाउस प्रभाव में घनिष्ठ संबंध है। वर्तमान समय में प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ वर्ग मीटर भूमि में वनों का सफाया मानव द्वारा कर दिया जाता है। वनों के काटने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अग्र 2 प्रकार की वृद्धि होती है। अग्रसर कौन सी 2 प्रकार की वृद्धि होती है। नंबर 1 कौन सा है, वनों के काटने से पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कमी आती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा विश्व के समस्त पौधों द्वारा लगभग 100 अरब मीटर टन वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिवर्ष अवशोषित कर लेती है इसको उत्तरदायी मानते हैं। अब बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी जो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्सर्जन जहां रेफ्रिजरेटरों पर शीतन कारकों, फोम, प्लास्टिक तथा एरोसोल कंटेनरों के निर्माण में से बढ़ रहा है।
यानी कि बात करते हैं जो ठंडी हवा है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, प्रशीतन है, फ्रिज के बाद में फिर कूलर हो गया, उसके बाद में फोम हो गया, प्लास्टिक तथा एयर कंडीशनर सारे सारे हो गए सब। तो इस तरीके से आपका इसमें निर्माण बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मीथेन गैस का उत्सर्जन प्रमुख रूप से जीवाश्म ईंधन जलाने से होता है। उष्णकटिबंधीय वनों में झूमिंग कृषि के अंतर्गत वनों में, यानी कि जो झूमिंग कृषि होती है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो वनों हैं, यानी उष्णकटिबंधीय में कृषि के अंदर वनों के जलाने से बड़ी मात्रा में मीथेन गैस का प्रतिवर्ष उत्सर्जन हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सन 2030 तक पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों में मीथेन का महत्व भी कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ पे 2030 तक जो ग्रीन हाउस प्रभाव है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि जो वैज्ञानिकों का मानना है वो आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। यानी कि अभी पूर्ण रूप से इसमें आपका कोई ऐसा नहीं है कि 2030 तक पूर्ण रूप से दिखाई देगा, लेकिन जो वैज्ञानिकों का मानना है, यानी कि जो उनका सपोज दैट संभव है, वो मानते हैं कि 2030 तक पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाले गैसों में मीथेन का महत्व भी कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष हो जाए। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अब मीथेन के बराबर ही समकक्ष कुछ रहेगा। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि मरुस्थलीकरण के दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। जो मरुस्थली परिणाम है, इसमें आपका आंसर है जला प्रभाव के कारण कृषि योग्य भूमि का शुष्क भूमि में परिवर्तन हो जाना, जिसमें बालू की प्रधानता हो, मरुस्थलीकरण कहलाता है। विश्व के लगभग 1/3 क्षेत्रों पर मरुस्थल का विस्तार है, जहां जलाभाव के कारण जैव जीवन नगण्य, यानी कि ना के बराबर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रेतीले मरुस्थल का विकास तीव्र हवा द्वारा बालू को उड़ाए जाते रहने से होता है। थार मरुस्थल का विस्तार इसी प्रकार से होता जा रहा है। भूमि क्षरण से ढालू भूमि नंगी होकर चट्टानी मरुस्थल बन जाती है। यानी कि जो भूमि क्षरण होते हैं, भूमि क्षरण का मतलब होता है जहाँ पे जो मिट्टी उड़ाई जाती हैं, मिट्टी उड़कर आके जम जाती हैं, इस तरीके से आपको भूमि क्षरण का सबसे पॉइंट यहाँ पे आपको मिलता है। इन नंगी होकर चट्टानें विकसित होने लगेगी, वो बड़ी बड़ी चट्टान बन जाती हैं। पथरीला मरुस्थल, जो पथरीला मरुस्थल होते हैं वो हवा उड़ाव से विकसित होता है, जहाँ महीन कणों की मिट्टी उड़ जाती है और बजरी चट्टानें बची रहती हैं। राजस्थान में अनेक भागों में ऐसी क्रिया प्रगतिशील है। अच्छी भूमि के मरुस्थल में बदलने की समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि कम वर्षा, वनस्पति आवरण की कमी तथा संरक्षण में के उपायों के अभाव में मरुस्थलीकरण के एक दैवीय आपदा के रूप में लेता जा रहा है। विश्व में विगत दशकों में व्यापार स्तर पर मिट्टी की उत्पादकता में ह्रास तथा परिणामस्वरूप विस्तृत क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण की समस्या उत्पन्न हुई है। यूरोप के एक SWE, यानी कि UNEP के एक SWE 1987 के अनुसार 50 से 70 लाख हेक्टेयर मिट्टी प्रतिवर्ष बंजर में परिणत हो रही हैं। उपजाऊ भूमि के बंजर में परिणत होने की सबसे विकट समस्या 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैले शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 60 लाख हेक्टेयर भूमि पूरी तरह मरुक्षेत्र बन जाती हैं। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर भूमि की उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक है। यानी कि 1 करोड़ 40 हेक्टेयर जो भूमि है वो शून्य और ऋणात्मक मानी जाती है। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं दोस्तों, और अब आपका रहेगा भारत में ही कुल कृषि लायक भूमि का 61% तथा आकृषित भूमि 72% गुणात्मक ह्रास की कोटि में है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि मानव के इतिहास काल में लगभग 200 करोड़ हेक्टेयर भूमि कृषि के लिए बेकार हो चुकी है, जबकि विश्व की विद्यमान कुल कृषिगत भूमि 150 करोड़ हेक्टेयर है। मिट्टी में गुणात्मक ह्रास से ही मरुक्षेत्र का विस्तार है। UNEP 1984 के एक सर्वेक्षण से
पता चलता है कि अब विश्व में अब तक 450 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र मरुभूमि में परिणत हो चुकी है। इसमें 30% बुरी तरह प्रभावित हैं। ऐसे क्षेत्र सहारा मरुस्थल, अबिसीनिया पठार, नमीबिया, अंगोला, मध्य पूर्व, अफगानिस्तान से चीन तक, एशिया का मध्य भाग, पाकिस्तान, भारत के पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया से में पड़ने वाला क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के विशाल भूभाग, संयुक्त राज्य में एरिजोना, न्यू मैक्सिको, कैलिफोर्निया, एंडीज के उच्च पठारी भाग में ब्राज़ील का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। मिट्टी के गुणात्मक ह्रास तथा मरु क्षेत्र के विस्तार को प्रभाव विश्व के 66 करोड़ लोग पर पड़ा है। तो इस तरीके से दोस्तों इनमें जो मरुभूमि व्यवस्थाएं हैं, यानी कि जो आपका बेकार हो चुकी भूमि है, वो आपको यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अपडेट है। अब भारत सरकार ने मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए मरुस्थल शोध संस्था की स्थापना की तथा अन्य ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इस समस्या का समाधान किया जा सके। मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्रों में उष्णता झेलने वाली वनस्पतियों का रोपण कर धरातल का आवरण बढ़ाना प्रमुख उपाय है। भूमिगत जल दोहन में इससे मदद ली जा सकती है। नहर विस्तार से निश्चित ही मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको कृषि योग्य भूमि बनाने का उपाय बनाया गया है। दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक रहेगी। दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ कुछ और नया टॉपिक लगाऊंगा। दोस्तों हमें लगा होगा कि वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी और मज़ेदार आपको ये सेशन लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगा। और इसी के साथ दोस्तों जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद आप सभी को। और सबसे बड़ी बात आपको तो मैं कहना भूल गया कि अगर आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है दोस्तों। वहाँ से आप हमें जुड़कर हमारे चैनल को फॉलो करके आप लोग वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।